सुबह 5 बजे उठकर चंदा अपने घर की सफाई में लग जाती है कि तभी चंदा की पड़ोसन कुंती उसके दरवाजे पर आती है और कहती है, क्या बात है चंदा बहन, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे घर का सारा काम हो गया? बड़ी फुर्ती में दिख रही हो। और नहीं तो क्या, अरे ना सिर्फ घर का काम बल्कि मैंने अपने बेटे बहू के लिए खाना भी बना दिया है। आज मेरा मन बहुत खुश है। बेटा बहू? हाँ कुंती, तुम्हें पता है मेरी शहर में रहने वाली बहू मोहिनी और बेटा मोहित आज गांव में मुझसे यानी अपनी सास से मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे। न सिर्फ मुझे बल्कि वो इन्हें भी अपने शहर ले जाएंगे। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। जरा ध्यान से चंदा बहन, शहरी बहू में बड़ी चालाक होती है, चमक धमक देखकर कहीं धोखा न खा जाना। क्या यार कुंती, तू भी न कुछ भी सोचती है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो बहू है ना, वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। उसने फोन पर कितने प्यार से बात की थी। अगर ऐसी बहू है बहन तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मेरी बात को गांठ बांध लेना। अगर वो तुझे या भाई साहब को अलग होने को कहे तो कभी मत मानना। आजकल की बहुएं ऐसा ही करती हैं। जब उन्हें जरूरत होती है तो अपनी सास को शहर ले जाती हैं और वहाँ उन्हें नौकरानी बनाकर रखती हैं। खैर, अगर तेरी बहू अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लानी है। इतना बोलकर कुंती वहाँ से चली जाती। लेकिन कुंती की बातें चंदा के दिमाग में घर कर जाती हैं कि तभी घर के बाहर एक काली कार आकर रुकती है। कार से बहू मोहिनी और बेटा मोहित बाहर आते हैं। मोहिनी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो झुककर पैर नहीं छूती। ओह गॉड, यहाँ कितनी धूल और गर्मी है। मम्मी जी, आपका गांव अभी भी वैसे ही पिछड़ा हुआ है। ओहो, मेरी तो गाड़ी से उतरती तबीयत खराब होने लगी है। अरे बहू आ बैठ, इस कुर्सी पर बैठ जा। ये गांव की ताजी हवा है, इससे कोई बीमार नहीं होता। मोहित बेटा, तू कैसा है? शहर में खाना पीना ठीक से तो खाता है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, बस काम का थोड़ा प्रेशर रहता है। मोहिनी को डॉक्टर ने आराम करने को कहा, इसीलिए सोचा कुछ दिन आपके पास गांव में रहकर आए और फिर आपको अपने साथ शहर ले चलें। देखो बहू बेटों को यहाँ आए हुए देरी हो गई है, लेकिन तुम सिर्फ यहाँ पर बातें बना रही हो। जाओ जाकर बहू के लिए कुछ लेकर आओ। जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोलकर चंदा अब किचन में जाती है और बहू के लिए जूस और नाश्ता लाती है। मम्मी जी, ये क्या है? क्या ये घर का निकला हुआ जूस है? इसमें तो मक्खियाँ भिन भिन आ रही होंगी। मुझे पैकेट वाला जूस चाहिए। मोहित, तो मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो ढंग का पानी भी नहीं मिल रहा। बहू, ये तो ताजे फलों का जूस है, अभी निकाला है। अच्छा तुझे पसंद नहीं तो मैं तेरे लिए नारियल पानी मंगवाती हूँ, तू आराम कर। इतना बोलकर चंदा नारियल का पानी मंगवाने के लिए बाहर की ओर निकल जाती है, तो वहीं मोहिनी सीधा अपने कमरे में पहुंच जाती है। कमरे को देखकर अपनी नाक सिकोड़ती है। मोहित, देख रहे हो ये घर कितना छोटा और पुराना, और ये बिस्तर, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रात भी सो पाऊंगी। हमने इन्हें शहर ले जाने का फैसला किया ताकि ये घर का काम और बच्चे संभाल सके, लेकिन मुझे डर है कि ये मेरी मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिट हो भी पाएंगे या नहीं। धीरे बोलो मोहिनी, माँ सुन लेगी। बस कुछ दिन की बात है, एक बार ये शहर चलने को तैयार हो जाए, फिर हम अपनी मर्जी से चीजें करेंगे। मोहित की बात सुनकर मोहिनी कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। अब शाम होती है और चंदा ने बड़े चाव से बहू के लिए चूल्हे पर रोटियां और साग बनाया होता है। आ बहू, गर्मा गर्म खाना खा ले। चूल्हे की रोटी है, शहर में तो नसीब भी नहीं होती होगी। छी मम्मी जी, आपको पता है डॉक्टर ने मुझे ऑयली और ऐसा भारी खाना खाने से मना किया है। मैं ये सब नहीं खा सकती। मोहित, मुझे अभी के अभी शहर से कुछ मंगवा कर दो, वरना मैं भूखी रहूंगी। बहू, गाँव में शहर जैसा खाना कहाँ मिलेगा? तेरी सास ने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा तो चख ले। पापा जी, मेहनत तो गधा भी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूं। और वैसे भी मुझे शहर जाने की जल्दी है। यहाँ की ये पुरानी सोच और ये मिट्टी के बर्तन मेरे बस की बात नहीं है। मोहिनी, तुम क्या कह रही हो? चुप नहीं रह सकती तुम। माँ, पापा, मोहिनी की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। इस तरह मोहित की डांट सुनकर मोहिनी चुप हो जाती है, तो वहीं चंदा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह मोहिनी सोकर उठती है और चंदा से कहती है, मम्मी जी, कल रात के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तू यहाँ गांव में नहीं रहती ना, इसलिए तुझे गांव की आदत नहीं है। मम्मी जी, मुझे कुछ बताना है। वो बात यह है कि कल हम शहर निकल रहे हैं। हमने तय किया है कि आप हमारे साथ चलेंगी, लेकिन पापा जी को अभी गांव में ही रहना चाहिए। शहर में हमारा फ्लैट छोटा है और वहाँ 2 बड़े लोगों की जगह नहीं है। ये क्या कह रही है बहू? मैंने तो सोचा था कि हम सब साथ रहेंगे। तेरे ससुर को यहाँ अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? देखिए मम्मी जी, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर में काम करने के लिए और बच्चे के लिए एक भरोसेमंद हाथ चाहिए। अगर आप आएंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। पापा जी यहाँ रहकर खेती देख सकते हैं, वैसे भी शहर में उनका मन नहीं लगेगा। मोहित अपनी पत्नी की बात सुनकर खामोश रहता है। चंदा अपने पति की तरफ देखती है, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कुंती वहाँ से गुजरती है और ये सब सुन लेती है। देखा चंदा बहन, मैंने कहा था ना कि ये शहरी बहुएं सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। ये तुझे शहर माँ बनाकर नहीं बल्कि एक मुफ्त की नौकरानी बनाकर ले जाना चाहती है।
जो इसके बच्चे के गंदे कपड़े धोए और इसके नखरे सहे। ए औरत, तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? मम्मी जी, अगर आपको चलना है तो आज ही आज हाँ बोलिए, वरना हम अकेले जा रहे हैं। और याद रखिए, अगर आप नहीं आई तो मैं आपको कभी आपका पोता नहीं देखने दूंगी। और तो और हम कल की जगह आज के आज निकलेंगे इस घर से। बस बहू, बहुत बोल लिया तूने। मैं अब तक चुप थी क्योंकि तू प्रेग्नेंट है और मेरे बेटे की पसंद है, लेकिन तू तो मेरे सुहाग को ही मुझसे अलग करना चाहती है। जिस पति ने मेरा उम्र भर साथ दिया, उसे मैं अकेला छोड़कर तेरे साथ चली जाऊं शहर, वो भी तेरी गुलामी करने के लिए। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप हमारी गुलामी थोड़ी ना करोगी, आप हमारी माँ हो, वहाँ आप आराम से रहोगी। माँ, मोहिनी की बात मान लो ना, शहर में वैसे भी पापा क्या करेंगे, वहाँ पार्क में बैठने के अलावा कोई काम नहीं है। बेटा मोहित, मुझे काम की चिंता नहीं है, मुझे तो इस बात का दुख है कि तू अपनी पत्नी की गलत बातों में इतना दब गया है कि तुझे अपने बूढ़े माँ बाप का अकेलापन नहीं दिख रहा। चंदा, तू जा इसके साथ, मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं मोहन जी, मैं कहीं नहीं जा रही। बहू, तू जिस शहर की अकड़ दिखा रही है ना, वो शहर तेरे पास ही रख। मुझे मेरे गांव की सूखी रोटी मंजूर है, पर तेरे घर की वो गुलामी नहीं जहाँ रिश्तों की कोई कदर नहीं है। ठीक है, तो फिर सड़ते रहिए इसी गांव में। मोहित, चलो यहाँ से, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना। मोहिनी गुस्से में पैर पटकते हुए गाड़ी की तरफ जाती है। मोहित बेबस होकर अपने माँ बाप को देखता है, लेकिन मोहिनी के डर से कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और वो शहर की तरफ निकल जाती है। चंदा, तूने बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया। शहर जाती तो पोते पोती का सुख मिलता। पोते का सुख तो तब मिलता ना जब मेरी बहू के दिल में मेरे लिए प्यार होता। वो तो मुझे सिर्फ एक दाई बनाकर ले जाना चाहती थी। कुंती सही कह रही थी, ये लोग रिश्तों को सौदा समझते हैं। साहस दिखाया तूने चंदा बहन, ऐसे बच्चों के पीछे अपना स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। चल, अब जो खाना बनाया है वो हमें भी खिला, बड़ी भूख लगी है। कुंती की ऐसी बातें सुनकर अब चंदा मुस्कुराती है और अपनी पड़ोसन के साथ बैठकर खाना खाने लगती है। उसे एहसास होता है कि असली शांति शहर के बड़े फ्लैट में नहीं, बल्कि अपने घर के सुकून और अपनों के साथ में है। हाँ भाई, तो बताओ क्या ऑर्डर करूँ तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं, मैं टिफिन लेकर आई हूँ जैसे रोज लाती हूँ। और सुनो, तुम भी अपने लिए कुछ मत मंगवाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई हूँ अपने हाथों से। अच्छा, अरे वाह वाह, लाओ फिर। और फिर सिया ने अपने बैग से एक बड़ा सा टिफिन बाहर निकाला और विशाल जल्दी से उसे खोलने लगा। सिया, ये क्या बनाया तुमने? ये पालक का सूप है और ये लौकी की सब्जी, बिल्कुल कम मसाले में बनी हुई। ये खीरे का रायता और इन सब के साथ खाने के लिए मल्टीग्रेन आटे की रोटियां। तो शुरू करें? हाँ करते हैं। लगता है हरा रंग तुम्हारा फेवरेट है। नहीं तो, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? देखो ना, यहाँ सब कुछ हरा है, सूप, सब्जी, सलाद, और तो और ये रोटियां भी हरी बना कर लाई हो तुम। देखो। अरे हाँ, एक्चुअली वो सूप बनाने के बाद थोड़ी सी पालक बच गई थी, तो मैंने रोटियों के आटे के साथ गूंथ दी, इससे ये और हेल्दी बन गई। तुम खाओ ना, अब किसका वेट कर रहे हो? सिया का मन रखने के लिए विशाल ने उसके टिफिन से थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर सब कुछ बढ़िया है। सिया, मुझे अभी याद आया, आज घर जल्दी पहुँचना है, कुछ काम है, तो मैं चलूं? अरे पर खाना तो अच्छे से खा लो। हाँ, मैंने खा लिया, अच्छे से खाया, सच में। अभी लेट हो रहा है, सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, बाय। ओ भाई ओ, जल्दी से एक पेटीज और एक पेस्ट्री निकाल दे, और सुन, एक गर्मा गर्म चाय भी, मलाई मार के। ओ भाई ओ, भटेगा क्या है? अभी तो तू सिया के साथ उसका टिफिन खा रहा था और अब यहाँ आकर पेटीज और पेस्ट्री। अरे यार क्या बताऊं, हरी सब्जियों की दुकान लगाकर लाई थी टिफिन में, उसे बुरा न लगे इसलिए बस थोड़ा बहुत चख लिया। सूप, सलाद और लौकी की सब्जी। अब बताओ, ये सब खाऊंगा क्या मैं? पर एक बात बता यार, जब अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा तू? मतलब कि शादी के बाद तो तुझे यही सब खाना पड़ेगा ना। वैसे तू सिया को लेकर सीरियस तो है ना? हाँ एकदम यार, मैं प्यार करता हूँ उससे और शादी भी उसी से करूंगा। और जहाँ तक खाने की बात है तो मुझे अपनी मम्मी पर पूरा भरोसा है, वो उसे सब सिखा देंगी, एकदम बदल जाएगी वो। कॉलेज पूरा करते हुए विशाल को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई और फिर उसने अपने घर पर सिया के लिए बात की और फिर कुछ ही महीनों बाद विशाल और सिया की शादी हो गई। और इसी के साथ कहानी में असली मोड़ अब आने वाला था। हाँ तो बहू, आज खाने पर मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, तो मटर पनीर, दाल मखनी और कटहल की सब्जी बना लेना, साथ में बढ़िया छौंक वाला रायता, पूरियां और पापड़ तो तब के तभी बनाना, और पुलाव तो बनेगा ही, ठीक है? और हाँ, मीठे में चावल की खीर अभी बनाकर रख लो, फ्रिज की ठंडी खीर बढ़िया लगेगी एकदम। जी मम्मी जी। घबरा गई क्या बहू रानी? फिक्र मत करो, रसोई में तुम्हें अकेले नहीं झोंकूंगी, दोनों मिलकर सब बना लेंगे, ठीक है? नहीं मम्मी जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। सच में? तुम कर लोगी सब अकेले? जी मम्मी जी, वैसे भी रसोई में मेरा बड़ा मन लगता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आज मंदिर हो आती हूँ,
इतनी अच्छी बहू दी है भगवान ने मुझे, तो प्रसाद तो चढ़ाना ही चाहिए ना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुरा दी और फिर रसोई के अंदर चली गई। करीब 3 घंटों तक सिया रसोई में अकेले ही लगी रही और फिर खाने की मेज पर। अब तुम लोगों को क्या कहूँ मैं, अगर चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो भी ऐसी बहू नहीं मिलती। आज का सारा खाना खुद अकेले बनाया है। मुझे तो साफ कह दिया कि मम्मी जी आप जाकर आराम करो। अब बताओ इस कलयुग में मिलेगी कहीं ऐसी संस्कारी बहू। अरे वाह कावेरी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, पर बहू है कहाँ, जरा हमें भी तो मिलवाओ उससे। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। अब बहू, सिया बेटा मैं कुछ मदद करूँ क्या? नहीं मम्मी जी सब हो गया, मैं बस आ ही रही थी। ये कहते हुए सिया ने डाइनिंग टेबल पर एक बड़ा सा बर्तन रख दिया, जिसे देखकर सामने बैठी कावेरी की सहेली ने कहा, बस खाने में यही है क्या? नहीं आंटी जी, ये तो स्टार्टर है। मैंने पालक का गर्मा गर्म सूप बनाया है आप सबके लिए। ये कहकर सिया ने सबके सामने पालक का सूप परोसा, जिसे देखकर उसकी सास कावेरी की भौहें तन गई। लेकिन बाकी मेहमानों को बड़े चाव से सूप पीता देख वो चुप रही। सूप तो बढ़िया है। हाँ, अब बाकी का खाना भी ले आओ, अब इस सूप से थोड़े पेट भरेगा सबका। जी मम्मी जी, बस अभी लेकर आई। सिया फौरन रसोई में गई और कुछ और बर्तन साथ लेकर लौटी। उसने जैसे खाने के बर्तन खोले तो खाना देखकर कावेरी ने सिया से कहा, बहू ये क्या बनाया है? गर्मा गर्म इडली सांभर है, ताजे नारियल की चटनी के साथ। ये तो मैं पहली बार खाऊंगी। अब ये है ना सांभर? अरे लगता है घर की सारी सब्जियां उठाकर डाल दी इसमें तो तुमने। जी, और इसीलिए तो ये डिश इतनी हेल्दी है, लेस ऑयल बट न्यूट्रिशन से भरपूर, और इसके साथ हरी चटनी और ताजा सलाद भी है। सिया खाना परोसते हुए बहुत खुश थी, लेकिन सामने बैठी कावेरी का खून जल रहा था। सिया ने उसकी बताई एक भी डिश नहीं बनाई थी, लेकिन मेहमानों के सामने वो सिया से कुछ नहीं कह पा रही थी। फिर कुछ देर बाद, अब बहू जाओ, अब जाकर फ्रिज से सबके लिए खीर लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी बस अभी लाई। चलो शुक्र है कुछ तो बनाया है इसने ढंग का। सिया ने कुछ ही देर में सबके सामने खीर की कटोरियां लाकर रख दी, लेकिन उस खीर को देखते ही इस बार कावेरी के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से से सिया की ओर देखा और बोली, ये क्या किया बहू? खीर हरी कैसे हो गई? क्योंकि ये लौकी की खीर है मम्मी जी, और मैंने इसे नारियल के दूध में बनाया है, और उससे भी खास बात यह है कि मैंने इसमें चीनी की जगह ताजे खजूर पीस कर डाले हैं। बहू जरा 1 मिनट रसोई में चलो, अब कुछ काम है तुमसे। ये कहकर कावेरी रसोई की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे सिया भी, और फिर रसोई में। ये क्या किया बहू? मेहमानों के सामने नाक कटा कर रख दी हमारी। ये जो तुमने बनाया है ये कोई खाना है? अरे अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो मुझे कह देती, मैं सब कर लेती ना, या फिर बाहर से मंगवा लेती खाना। अब बताओ, वैसे ही इन औरतों की 4 गज लंबी जुबान है, और इस सब के बाद तो ये सब की सब सुना कर जान ही ले लेंगी मेरी। कावेरी सिया को सुनाई जा रही थी और सिया चुपचाप सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी डाइनिंग हॉल से आवाज आई, कावेरी अब आ भी जाओ भाई। हाँ बस आ गई। कावेरी ने गुस्से से सिया को घूरा और फिर पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली आई। अब आज के लिए सॉरी, वो क्या है ना, बहू को आइडिया नहीं है कुछ रसोई का, और मेहमानदारी का सुनकर शायद घबरा गई बेचारी। लेकिन अगली बार। क्या बोल रही हो कावेरी? अरे तुम्हारी बहू तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। कसम से यहाँ आने से पहले मैं इतना घबरा रही थी कि आज फिर हैवी खाना हो जाएगा और मेरा शुगर लेवल फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन सच में तुम्हारी बहू ने स्वाद और सेहत से भरा ऐसा खाना खिलाया कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कहा। तुम सिया को कहना कि टाइम निकाल कर जरा मेरी बहू को भी कुछ सिखा दे। कावेरी, ओ कावेरी, कहाँ खो गई? अब क्या? हाँ, सच में तुम लोगों को आज का खाना इतना पसंद आया क्या? अरे पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। सच कावेरी, भाग खुल गए तुम्हारी सिया जैसी गुरी बहू पाकर। चलो अब हम चलते हैं, बाय। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कावेरी हैरान रह गई। इसके बाद से रसोई की पूरी जिम्मेदारी कावेरी ने सिया को सौंप दी, और इस तरह सिया ने अपने पक्के इरादे से न सिर्फ अपने ससुराल वालों की सोच को बदला, बल्कि अपने ससुराल की तेल मसाले से भरी अनहेल्दी रसोई को हरी भरी सब्जियों वाली हेल्दी रसोई में